चलो कुछ वेव मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे इसका यूज करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 11th में देखे थे कि y इक्वल टू हम ऐसे लिखते थे a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे कुछ होता था। तो इसमें a क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और a क्या होता था, एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और इसका ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। तो यही होता है a, ठीक है, यही होता है एम्पलीट्यूड। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। फाइव क्या होता है, फेज कांस्टेंट या फेज इनिशियल फेज या फेज डिफरेंस, इस पूरे को हम बोलते हैं फेज। अगर मान लो कि ऐसे रहे y इक्वल टू ए कॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे के एक्स प्लस ओमेगा टी ऐसे हो जाए, तो इस केस में ये क्या है, फेज है। समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। तो चलो लिखो कोहेरेंट सोर्सेस। देखो लाइट सोर्स दो टाइप से होता है, एक होता है कोहेरेंट और एक होता है इनकोहेरेंट, ठीक है। कोहेरेंट क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस coherent sources, देखो two sources are said to be coherent, two sources are said to be coherent if their phase difference is either zero or constant, that is independent of time, y1 को ऐसे लिख दिया a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया, तो इस दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो फेज ए होता है तो दिस माइनस दिस करो, तो इस केस में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ये तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि y1 y2 क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। या इसको मैं ऐसे बोल दूं, जैसे y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 इक्वल टू भी इसको लिख दूँ ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इस केस में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस क्या है तुम्हारा, फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना है, जीरो है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि दोनों कोहेरेंट सोर्स है। इस चीज का मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जिसका फेज डिफरेंस आइदर जीरो हो और नहीं तो कांस्टेंट हो, यानी कि टाइम पे डिपेंड न करे, ठीक है। उसके बाद में लिखो इनकोहेरेंट।
लिखो टू सोर्सेस आर said to be incoherent if the phase difference between the displacement produced by each wave ऐसे लिख लो two sources are said to be incoherent if their phase difference depends on time or their phase difference change with time। इनकोहेरेंट समझ लीजिए क्या है, दो सोर्स को हम इनकोहेरेंट कब बोलेंगे, जिसका फेज डिफरेंस क्या हो, टाइम पे डिपेंड करे, ठीक है, या टाइम के साथ चेंज करे, ठीक है। जैसे सब तो नोट करिए लिए हो, जैसे मान लो कि मैं एक इक्वेशन ऐसे लिख दिया, y1 इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा 1t और y2 इक्वल टू हमने लिख दिया ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा 2t। तो इसका फेज डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट बोलेंगे। अब इसका यूज क्या है, तो आगे मैं बताऊंगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है। अच्छा आ रहा हूँ टाइम पे आप आए कि अब मैं तो क्लास ले रहा हूँ। अच्छा तो मुझे शिकायत करना है इसका, तो मैं फ़ोन पे करूँगा, ठीक है। वो क्लास में कुछ पूछता नहीं है, कुछ नहीं पूछता, तो बैठिए अभी तो क्लास ले रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस बताओ क्या, मिक्सिंग ऑफ हाँ तो उसको सुपरपोज, और जो मिलने की फिनोमेनन है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। जब टू या मोर देन टू वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है तो इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रिजल्टेंट वेव इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, ठीक, अलजेब्रिक सम ऑफ वेव वेक्टर होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ, और वो दूसरा एम्पलीट्यूड वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। तो ठीक है, जैसे मान लो कि एक सोर्स यहाँ पे है, जैसे इसका नाम हमने दे दिया S1 और एक सोर्स यहाँ पे है S2 दे दिया, ठीक है, दो सोर्स है, ठीक है। इससे वेव ऐसे हमने दिखाया, ऐसे हमने दिखाया, और इससे भी हमने ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, यहाँ पे दोनों मिला। तो मिलने के बाद में क्या होगा, इसमें दो फिनोमेनन होता है, एक होता है क्या, ये मिलने का फिनोमेनन को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, और इसमें सुपरपोजिशन ये प्रिंसिपल एक आता है, सब 11th का है, कि इस दोनों का वेव का इक्वेशन क्या होगा, तो अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वेव्स का इक्वेशन होगा, ठीक है। अच्छा इसमें दो फिनोमेनन होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, तो क्या होगा, जैसे तो यहाँ पे मिलने के बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा फिनोमेनन है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जैसे इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका A2 है, तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो जाएगा।
और इसका A1 A2 है तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये भी है क्या, इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब उतना तो हम डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, मुझे जितना जितना यूज करना है उतना ही मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सब चीज़ मैं यूज करूंगा। अच्छा सुनो, जैसे मान लो कि ए डिस्टेंस तुम्हारा x है और ए डिस्टेंस तुम्हारा x प्लस डेल्टा x है, और ए पॉइंट मान लो कि P है, तो दोनों केस में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा x। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखा दूं या प्रूव करके बताऊं कि ऐसा होता क्यों है? क्या प्रूव नहीं आता है? जैसे एक लाइट सोर्स यहाँ से, जैसे एक सोर्स यहाँ से है तो यहाँ से लाइट गया, और दूसरा यहाँ से है तो यहाँ से गया, तो इस दोनों में कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसका कंडीशन है। तो कंडीशन में डायरेक्ट लिखा दूं फॉर्मूला या उसको प्रूव करके बताऊं? क्या प्रूव करके बताऊं? अच्छा चलो ठीक है। नहीं, जैसे मान लो कि y1 इक्वल टू है a साइन kx माइनस ओमेगा टी, सपोज करो यहाँ पे, और y2 इक्वल टू सेम वही है, y2 इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। मान लो कि दोनों सेम सोर्स है, कोहेरेंट है। जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे कितना रहेगा, x ही रहेगा। तो जब a यहाँ पे जब आएगा, y1 कर देते हैं, जब y1 यहाँ पे आएगा और ये तुम्हारा y2 है, जब y2 यहाँ पे आएगा तो इस y1 का इक्वेशन हो जाएगा y1 इक्वल टू a साइन के x प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी। तो इसको फर्दर हम करेंगे, जैसे a1 ही ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड a1 ले लेते हैं, तो a1 साइन के x माइनस ओमेगा टी प्लस के इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। बता दो यस और नो। कुछ नहीं किया हमने, ऐसे खोल दिया। y2 को हम क्या लिख सकते हैं, y2 को हम लिख सकते हैं a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस केस में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, के डेल्टा एक्स। अच्छा, इसमें जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस समथिंग, कोई कांस्टेंट मान लो कि साई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लिए। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते तो उसमें आसान। अब यहाँ पे वेक्टोरियली ऐड किया जाता है, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, और इसमें फेज डिफरेंस कितना है, के डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। वो आते हैं ना इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया कि कैसे आया ये वेक्टोरियली ऐड किया जाता है। ये सब वेक्टर में अब इतना कराऊंगा तो फिर ये क्लास इसी में चला जाएगा। ये सब 11th में तो तुम लोग करके आए ही हो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब है, जब कॉस ये चीज कितना होना चाहिए, 1, कॉस के डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर देखो, फॉर मैक्सिमम ए कॉस के डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। अब 1 0 कोई ज़रूरी नहीं है, जनरल वैल्यू बताओ। तो इस केस में बताओ क्या होता है, के जैसे एक पढ़े हो ना,
कॉस थीटा इजकल टू कितना होता है 1, तो थीटा इजकल टू कितना होता है n पाई या 2n पाई है। कॉस थीटा, तो थीटा इजकल टू कितना होता है 2n पाई, ये जनरल वैल्यू में पढ़े हो। तो k डेल्टा x इजकल टू कितना हो जाएगा 2n पाई, और k क्या होता है वेव नंबर जो होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स इजकल टू 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स इजकल टू कितना हो गया n लेमडा। बस यही फॉर्मूला याद रखना है, इसी का मैं यूज करूंगा। वेव लेंथ है, जैसे मान लो कि दो सोर्स यहाँ पे हो, ये S1 है और S2 है। इस पॉइंट पे मान लो कि इंटरफेरेंस होता है, तो दोनों का पाथ डिफरेंस या तो 0 हो जाए, लेमडा हो जाए, 2 लेमडा हो जाए, 3 लेमडा हो जाए, 4 लेमडा हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और उस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम होगा। बस यही याद रखना है। समझ गए कि हमने बताया कि जैसे दो लाइट सोर्स है यहाँ और यहाँ पे, ये कोई पी पॉइंट है जहाँ पे दोनों आके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब इसका और इसका पाथ डिफरेंस n लेमडा हो जाए। n की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 हो जाए, पाथ डिफरेंस 0 हो जाए, लेमडा हो जाए, 2 लेमडा हो जाए, 3 लेमडा 4 लेमडा हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और उस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसमें बढ़ जाएगा। बस यही याद रखना है, इतना ही। क्या अच्छा अभी मैं लिखा रहा हूँ तुम, हाँ तो समझ गए। तो बस तुमको ये याद रखना है कि जैसे एक S1 है और एक पॉइंट P है और एक S2 है, ठीक है। यहाँ से वेव आया और यहाँ से वेव आया, तो S2P माइनस S1P अगर n लेमडा हो जाए तो क्या होगा, P पॉइंट पे क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बस इतना ही याद रखना है, और इसी चीज़ का मैं यूज करूँगा। और n कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव का उसी तरह से लिखाएंगे। ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस के एक्स कितना हो जाएगा -1 होगा। कॉस की वैल्यू क्या होता है +1 से -1, तो -1 हो जाए, और फिर उसको हम करेंगे तो जो आता है वो हम लिखा दे रहे हैं, जल्दी लिखो इसको। अच्छा, अगर ए हो जाए S2P माइनस S1P इक्वल टू 2n + 1 लेमडा बाई 2 हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इसमें भी क्या है n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 सो है, ठीक है। यही कंडीशन है, यही कंडीशन मैं यूज करूँगा। मान लो कि ये डिस्टेंस तुम्हारा x है और ये डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x है, तो नहीं हो जाएगा। इतना ही याद करना है। अभी हमने जो कराया वो देख लो कि कैसे आया, लेकिन उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये चीज़ याद रखना है, ये दो चीज़ याद रखना है। S2P माइनस S1P इक्वल टू 2n + 1 लेमडा बाई 2 और S2P माइनस S1P इक्वल टू n लेमडा, ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में लिखो नेक्स्ट टॉपिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। क्या हाँ चलो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसका हमने हिस्ट्री बताया था, क्या बताया था। सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नोन एज फोटोन। और उसके बाद में फोटोन लीनियर स्ट्रेट लाइन में चलती है, दिस दैट बहुत सारा थ्योरी उन्होंने दिया था, और उन्होंने माना था कि लाइट इज ए पार्टिकल। उसके बाद में 1600 समथिंग में एक दूसरे आए हाइजेंस, उन्होंने बोल दिया कि लाइट इज ए वेव, लेकिन उन्होंने बैक वेव को प्रूव नहीं कर पाया कि बैक वेव क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए इनके थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सारी दुनिया मानने लगी कि लाइट इज ए पार्टिकल।
न्यूटन ने बताया था, ठीक है। उसके बाद में ये आते हैं 1800 समथिंग में, इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट से जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ, ये तुम यूट्यूब पे देखना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ तो है नहीं कि मैं करके बताऊँगा, यहाँ नहीं तो कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे तुमको करके बताया जाएगा। कैसे, तो कॉलेज में कैसे करके बताया जाएगा, तो मेरे प्रोफेसर जो थे ऐसे कूट लाए, हाँ डबल स्लिट, हाँ। और उसमें क्या किए उन्होंने, एक ब्लेड से यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, इस कूट को यहाँ पे अड़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे लेजर लाइट रखा, आगे एकदम वाइट वाल था, तो उसमें कुछ ऐसे लाइट क्या हो रहा था, लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वो भी आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलो लिखो, योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिख लिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वही है, योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है, एंड योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो इनका सेटअप कैसा था, मैं अभी बता रहा हूँ इनका सेटअप कैसा था। इन्होंने एक ऐसा लिया, जैसे यहाँ पे सोर्स रखा, यहाँ पे क्या रखा उन्होंने, सोर्स रखा, लाइट सोर्स रखा, और यहाँ पे दो स्लिट बना दिया, दो स्लिट बना दिया, और एक यहाँ पे स्क्रीन रख दिया, और ये डिस्टेंस क्या था, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ये स्लिट्स मान लो कि S1 है और ये S2 है, हाँ। और यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी क्या है, हाँ स्लिट सेपरेशन, ठीक है। और एस क्या है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम S1 एंड S2। S1 और S2 से क्या है, दोनों इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तो इसका सेंट्रल पॉइंट पे हमने ऐसे किया, हाँ ये सोर्स है, और S1 S2 क्या है, दो स्लिट है, ऐसे बना लो। तो एक पी पॉइंट मान लो कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया पी पॉइंट, तो लाइट यहाँ से भी जाएगा और लाइट यहाँ से भी जाएगा, ठीक है। अगर S2P माइनस S1P एल लेमडा होगा तो P पॉइंट पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। और लाइट का इंटेंसिटी कैसे होता है, इसमें तो देवे नहीं किया, एक मिनट, ओल्ड बुक में दिया है, मैं अभी बताता हूँ। ओल्ड बुक में दिया है एनसीईआरटी के, न्यू बुक में तो दिया नहीं है। जो स्क्रीन हमने बनाया उस पर कुछ ऐसे बनता है, देखो हाँ स्क्रीन ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, दोनों कंडीशन बताऊंगा। जो स्क्रीन है उस पर ऐसे बनता है। जब हमने क्या किया, दो यहाँ पे एक लाइट सोर्स रख दिया, लाइट क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी कि सिंगल वेवलेंथ का होना चाहिए, और ये दो स्लिट से पास कराते हैं, तो ये स्क्रीन पे कुछ ऐसे बनता है। देखो जहाँ पे व्हाइट गिवन है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, और जहाँ पे डार्क गिवन है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यानी कि वहाँ पे लाइट ही नहीं आया, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसको व्हाइट लाइन से बताया हुआ है, और जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है वहाँ पे डार्क से बनाया हुआ है। तो हमको बताना है कि किस किस पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनेगा, किस किस पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। फिर हमको फाइंड करना है कि दो डार्क फ्रिंज या दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या है, यही सब चीज़ मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो इसको बना लो। अच्छा देखो इसका डेरिवेशन कट चुका है, इसका डेरिवेशन इससे कट चुका है सिलेबस से, लेकिन मैं डेरिवेशन कराऊंगा। क्यों कराऊंगा, जब डेरिवेशन कट चुका है तो हाँ उसमें इसका यूज होगा, ठीक है, इसलिए मैं कराऊंगा। अच्छा ये डिस्टेंस, ये मान लो कि O है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2। क्या, जैसे इसका मिडिल पॉइंट ये है,
और मिडिल पॉइंट से इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया ओ सेंट्रल। अभी मैं बताऊंगा कि ओ पॉइंट लिया, d/2 ले लिया, ठीक है। और इस पॉइंट का, पी पॉइंट का ओरिजिन से हमने डिस्टेंस ले लिया xn, ठीक है, xn ले लिया। और ये d है, और इसमें कंडीशन ये है कि d इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d, ये कंडीशन है। ये जो होता है मिलीमीटर में होता है और ये मीटर में होता है। क्या कंडीशन है? इसके लिए जो भी मैं करूंगा इसके लिए करूंगा, और एक जनरल वे भी करूंगा, क्योंकि एक बार जेई में क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो, और सारे बच्चे सही फार्मूला लगा के आ गए, सबका गलत हो गया। उसमें दिया ये था कि जैसे ये दो स्लिट है ऐसे, और ये डी है, और इसके बीच का डिस्टेंस गिवन था 3d, ऐसे गिवन था। तब तो 3d मच मच मोर देन डी तो होगा नहीं, नहीं होगा। और इसमें हमने ये कंडीशन लिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पे पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, डिस्टेंस ले लिया हमने पी पॉइंट से ओ पॉइंट का। ओ को हमने सपोज करो कि ओरिजिन ले लिया, या वाई एन ले लो। कुछ हमने ऐसा किया कि जैसे इसका पी पॉइंट का डिस्टेंस हमने ओ पॉइंट से एक्स एन ले लिया, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि अगर S2P माइनस S1P अगर एल लेमडा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा पी पॉइंट पे। अगर 2n + 1 λ/2 हो जाएगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा। चलो तुम कंडीशन निकाल के बताओ। और कंडीशन कैसे निकालेंगे, जैसे S2P कैसे निकालेंगे, S2P कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कर सकते हैं ना। चलो इसको डायग्राम को तो ड्रॉ करिए लिए हो तुम। तो लिखो इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, इसका नाम कुछ दे देते हैं जैसे ए, और यहाँ पे दे देते हैं बी। तो लिख देते हैं हम P/2B, P/2B, ठीक है। देखो P/2B, तो हम लिख सकते हैं S2P का स्क्वायर इक्वल टू S2B का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। तो ये तो हमको फाइंड करना है। S2B कितना है, कैपिटल D है, तो कैपिटल D का स्क्वायर कर सकते हैं। और BP कितना है, xn प्लस d/2, तो xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया S2P का स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। सिमिलरली तुम लोग S1P निकालो, S1P निकालो। S1 S2P हमने निकाल दिया, तो S1P सिमिलर इसी तरह से ट्रायंगल मान के, ट्रायंगल मान के d² प्लस xn माइनस d/2। अच्छा चलो ठीक है, तो जैसे मैं बताया हूँ, जैसे ये किया हूँ उसी टाइप से उसको भी करो, ठीक है। क्या
नीचे केमिस्ट्री में भी अभी बैठे मैं फोटो देने गया था अपनी मैम को, साइड पे बैठा होता है जसप्रीत मैम के साथ, कहने को फिर मैं होता कि ये तो बड़ा सा नहीं होता है मैम यहाँ पे एंटर लेके मेरे 100 के लिए मैच में सो अभी तो सब कुछ यहाँ इस मैच में नहीं आया और ये कौन है आपका अक्षय तो कर लिए निकाल दिए। कितना आया बताओ, कितना आया? d square plus xn minus d by 2 अच्छा, होल स्क्वायर भी डाल दिया तो S1P इक्वल टू हमने लिखा डी स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट नहीं है क्या? इतना तो समझदार हो ही तुम। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसको इक्वेशन हमने कर दिया 1 और इसको इक्वेशन हमने कर दिया 2। ठीक है, इतना तक नोट कर लिए। अब हम करते हैं 1 माइनस 2, तो इसको हम लिख देंगे S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो डी स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस डी बाई होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व करके बताओ। कितना आ जाएगा? सोल्व करो। अच्छा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स एन प्लस हम लिख देंगे डी बाई 2 प्लस एक्स एन माइनस डी बाई 2, और इसको हम लिख देंगे एक्स एन प्लस डी बाई 2 माइनस एक्स एन प्लस कितना हो जाएगा डी बाई 2। इसमें तो इससे ए कैंसिल आउट हो गया और इससे एक से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2xn डी बाई 2, नहीं सॉरी डी, 2xn डी। अच्छा, इधर भी हम कर देते हैं। ए भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिख दे सकते हैं S2P प्लस S1P, और हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P। इतना लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, अब हम S2P माइनस S1P इक्वल टू लिख सकते हैं 2xnd अपॉन में कितना हो जाएगा S2P प्लस S1P। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यही क्या है पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, यही पाथ डिफरेंस है। यहाँ तक हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कराया लगाया। ठीक है, और हमने एक कंडीशन लिया, जैसे एक कंडीशन एक कुछ ऐसे होता है, एक कुछ ऐसे होता है। P पॉइंट कुछ ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है। तो ऐसे कुछ होता है, तो अगर S2P प्लस S1P को अगर अप्रोक्सीमेटली हम 2D ले सकते हैं, 2D ले सकते हैं, तो इसमें एरर कितना होगा? एरर होता है 0.04%, कुछ इसी टाइप से एरर होता है। चलो पहले इतना तक नोट करो।
इतना कर लेते हैं तो हमारा परसेंटेज एरर होता है 0.005%। ठीक है, देखो अगर मान लो कि डी हम 1 मीटर ले लेते हैं तो इसको बाइनोमियली हम सोल्व करते हैं तो 2s1 प्लस s1p को बाइनोमियली सोल्व करते हैं तो 2.00 समथिंग आता है। हमने 2 मीटर लिख दिया तो क्या गलत किया? यहीं पे अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ये लिया कि डी इज मच मच लेस देन कैपिटल डी, ये सिचुएशन है, इसलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं तो अब हमारा आ गया s2p माइनस s1p इक्वल टू 2xnd अपॉन में कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा डेल्टा x, यही पाथ डिफरेंस है। तो इस चीज़ को याद रखना है, s2p माइनस s1p इक्वल टू डेल्टा x इक्वल टू xn d बाई कैपिटल D, इस चीज़ को याद रखना है, ये चीज़ मैं यूज करूँगा। डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, सीबीएसई के लिए बस जेई जिसको देना है उसको डेरिवेशन जानना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज क्या है? फ्रिंज क्या है? ये देख रहे हो ना, जो लाइनिंग है ना ब्लैक व्हाइट वाला, इसी को फ्रिंज बोलते हैं। ये जो लाइनिंग बना हुआ है जैसे जो व्हाइट है उसको ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे और जो ब्लैक है उसको डार्क फ्रिंज बोलेंगे। तो व्हाइट जहाँ पे है वो कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे पाथ डिफरेंस एन लेमडा हो, और ब्लैक जहाँ पे है वो कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 हो। ठीक है, तो हम लेते हैं पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, और यहीं पे होता है क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था? डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? एन लेमडा। तो डेल्टा एक्स ये है तो एक्स एन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन लेमडा। तो एक्स एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, यही हो जाएगा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज समझ गए? इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। जितना इनबॉक्स कर रहा हूँ फॉर्मूला वो सब तुमको याद रखना है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। अब n की वैल्यू क्या लिखाया था? 0 1 2 3 4 5 6, इसी टाइप से लिखाया था। अच्छा, इस सबको अभी मैं करूँगा आगे। अब लिखो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। इतना नहीं नोट किए भी करो। अच्छा, अभी सब कुछ मैं करूँगा, अभी 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 तुम करो, सब कुछ मैं बताऊँगा। हो गया? पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज।
तो इसके लिए डेल्टा एक्स इजकल टू हमने क्या बताया था, एक्स एन डी अपॉन में कैपिटल डी इजकल टू क्या बताया था, 2n लेमडा बाई 2। तो इस केस में एक्स एन हो जाएगा, एक्स एन इजकल टू हो जाएगा एन 2n + 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन में कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ये सब फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब फिर से हम पहले फिगर पे आ जाते हैं। यहाँ पे होता था क्या, सोर्स, ये होता था स्लिट S1, ये होता था S2, और यहाँ पे हम स्क्रीन बनाते थे, ऐसे कुछ स्क्रीन ऐसे बनाते थे। इसको हमने लिया था क्या, O पॉइंट। ठीक है, तो पहले ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन हमने क्या लिखा था, एक्स एन इजकल टू स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, स्लिट सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। और ये देखना क्वेश्चन में मिलीमीटर में होता है, और ये डी कैपिटल डी क्या होता है, मीटर में होता है। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था एन कितना है, 0 1 2 3 4 है। तो फॉर प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 1 इंटीजर, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। फॉर n इजकल टू 0, फॉर n इजकल टू 0, तो x 0 इजकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहीं पे यहीं से लेते थे हम x, इसको ओरिजिन लेते थे। तो इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फॉर n इजकल टू प्लस माइनस 1 कर दो, तो x1 इजकल टू कितना हो जाएगा, लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी विथ पॉजिटिव नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फॉर n इजकल टू प्लस माइनस 2, तो x2 इजकल टू बनेगा प्लस माइनस 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन में डी। ये क्या है तुम्हारा, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। एक और लिख देता हूँ, फॉर n इजकल टू प्लस माइनस 3, तो x3 इजकल टू कितना होता है, प्लस माइनस 3 लेमडा कैपिटल डी बाई डी। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, थर्ड ब्राइट, सब नेगेटिव मतलब नीचे, हाँ, ब्राइट फ्रिंज। निगेटिव का मतलब इस साइड, जैसे इसको हमने एक्स एक्सिस लिया, तो इधर x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। y ले लो, एनसीईआरटी में x से नहीं लिया हुआ है, y किसी बुक में y लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा डी बाई डी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लेमडा डी बाई डी। समझ रहे हो ना। यहाँ पे बनेगा तुम्हारा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे बनेगा तुम्हारा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे बनेगा तुम्हारा थर्ड
ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे भी बनेगा क्या तुम्हारा थर्ड ब्राइट फ्रिंज। समझ गए कैसे? अभी इसको बनाना नहीं, अभी तुम जस्ट वो नोट कर लियो हो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है इसमें, ठीक है। ये सब पोजीशन बना लिए, कर लिए, ये याद रहेगा तो ये पोजीशन तो अपने आप तुम निकाल सकते हो। हाँ तो चलो लिखो। तो वो पॉइंट पे क्या बनेगा, सेंटर, स्क्रीन के सेंटर पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसके जस्ट एबोव और उसके जस्ट बिलो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उसके ऊपर नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इंटेंसिटी में भी कोई डिफरेंस होगा? एकदम इंटेंसिटी में डिफरेंस होगा। अभी इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला निकालूंगा, ये टॉपिक बड़ा है, अभी तुम देख। अच्छा चलो मैं अभी डार्क फ्रिंज जितना मैं निकाला पहले उतना करो, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। डार्क फ्रिंज पे हम आएंगे अभी, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज का बीच का डिस्टेंस कितना है? तो लेमडा, ठीक बता रहे हो तुम लोग? माइनस करके देख लो तुम। जैसे यहाँ पे कितना है, जीरो, यहाँ पे कितना है, लेमडा डी बाई डी, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू कितना होता है, लेमडा डी बाई डी। इसी चीज को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, इस चीज को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, आगे मैं लिखाऊंगा। या सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज भी उतना ही होता है। चलो इतना पहले नोट कर लिए, सब नोट कर लिए। इस फॉर्मूला को याद रखोगे, 1 2 3 कर दोगे तो सभी आ जाएगा, ठीक है। तो कल कितने बजे से क्लास है पता है ना? लाइव लेके देख लो। ऐसा है क्या? नहीं कल क्लास रखूंगा इसलिए कि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। सही चल रहा है तो सही चल रहा है तो फिर दिसंबर तक पढ़ते रहोगे। हाँ नहीं, ये कैमरा है वो सेट करके चला गया है प्रॉपर वे से, वो चला गया है, वो मुझे सब कुछ बता के चला गया है। अब मुझे ही उसको, इसमें मुझे इतना कंफर्ट फील करता है उसमें, बहुत ये है कि ये करो। नहीं एक बार और बोला है कि मंडे को हम आएंगे, और तो 10 बार आ चुका है ना, तो मैं बोलाता हूँ कि तुम करो, तुम कर सकते हो सेट है। हाँ तो 2 दिन देख के आना, 2 दिन भी। अच्छा चलो पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, नोट कर लिए। 10 AM to 12 AM, 10 या 12 PM, 12:30 क्या, 10 बजे से 12 बजे तक। अच्छा वो तो कल मैं बताऊंगा कि कितने घंटे की PYQ कराना है। 1 आवर में हो जाएगा, 1 आवर में। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। सर एक बात पूछनी थी डायग्राम से। सर ये जो दो आपने एक पॉइंट को सर राइट की और फिर वो पी पॉइंट आके मीट करती है, बट ऐसे मतलब अब हमने पी पॉइंट कोई कंसीडर किया था, ऐसा थोड़ी है कि सभी पॉइंट पे लाइट मीट करेगा। जैसे लाइट यहाँ से आएगा तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, कहीं पे सभी पॉइंट पे होगा। इसके पहले क्लास में आए थे योग से, जब हाइजेस्ट प्रिंसिपल, तो लाइट वेव कैसे प्रोपगेट करती है, ऐसे लाइट वेव ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से लाइट वेव ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से लाइट वेव ऐसे ऐसे, फिर प्रोपगेशन से सारे पे बनेगा लाइट। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा फिगर अच्छी हो जाता। तो इसका पर्पस क्या था आईडीएफसी का?
पर्पस ये था कि प्रूव करना था कि लाइट इज ए वेव। वो हो गया proof। एकदम प्रूव हो गया। इंटरफेरेंस किसका प्रॉपर्टी है? वेव का प्रॉपर्टी है। अच्छा। अगर इसने यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता तब होता कि वो पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इंटरफेरेंस हुआ, कहीं पे ज़्यादा एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं पे ज़्यादा इंटेंसिटी, कहीं पे कम इंटेंसिटी। ये किसका प्रॉपर्टी है? वेव का प्रॉपर्टी है। अगर वो पार्टिकल नेचर को करता तो सभी जगह लाइट का इंटेंसिटी क्या होता? सेम होता। जैसे यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसी से प्रूव करके बताया लाइट इज ए वेव। तब से सारी दुनिया मानने लगी कि लाइट इज ए वेव। फिर 1900 समथिंग में 21 में एक और जीनियस हुए जिनका नाम था आइंस्टाइन। उन्होंने प्रूव करके बता दिया कि लाइट इज ए पार्टिकल। तो वो हो गया लाइट हैव डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अच्छा चलो सुनो, देखो ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे x0 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पे हो जाएगा माइनस लेमडा x1 इक्वल टू माइनस लेमडा डी बाई डी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x2 इक्वल टू माइनस 2 लेमडा कैपिटल डी बाई डी। ये ओरिजिन लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर इसके नीचे निगेटिव। तो x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 3 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x2 इक्वल टू 2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पे भी हो जाएगा x3 इक्वल टू 3 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब लिखो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, क्या था? एक्स एन इक्वल टू तो एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? लेमडा डी बाई 2d और -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, 0 पुट। तो अब याद रखना है तुमको, x1 इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा डी बाई 2d। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज। x2 इक्वल टू प्लस माइनस x2 नहीं होता, x3 इक्वल टू प्लस माइनस 3 लेमडा डी बाई 2d। हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही रहेगी। x3 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5 लेमडा डी बाई 2d और x4 इक्वल टू लिख देंगे प्लस माइनस 7 लेमडा डी बाई 2d। तुम करके देख लो 0 1 2 3 4 5 पर। x0 पे होना लैम्डा डी बाई 2। हाँ हाँ, अब -1 पे करके बताओ। माइनस लैम्डा डी। वही है। x इक्वल टू 1 पे बताओ। x1 पे तो 3 लेमडा डी बाई 2d और -2 पे करके बताओ। -3 लैम्डा डी। तो वही आ रहा है जो मैंने लिखा है। तो देखो, अब देखो a कहाँ पे आएगा? सुनो, a कहाँ पे आएगा? 0.5 लेमडा डी, यानी कि जस्ट ये यहाँ पे आएगा, इसके यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बनेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज और यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ भी क्या बनेगा? फर्स्ट डार्क फ्रिंज और यहाँ पे कितना हो जाएगा? लेमडा डी अपॉन में 2d। यहाँ पे कितना हो जाएगा? लेमडा डी अपॉन में 2d विथ निगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? अब जैसे देख रहे हो ना, फर्स्ट 1 और 2 के बीच में कितना होगा? 1.5। तो 1.5 तुम्हारा ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बनेगा क्या? सेकंड डार्क फ्रिंज
और इसका हो जाएगा 3 लेमडा 2D, और यहाँ पे भी बनेगा क्या, सेकेंड डार्क फ्रिंज, और ये हो जाएगा 3 लेमडा D/2D। अच्छा, दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकाल के बताओ तो। 2 लेमडा D/2D, लेमडा D/D। तो अब यहाँ पे नीचे लिखना है फ्रिंज विड्थ, समझ गए, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ डायग्राम इस पे ऐसे बनेगा कि कहाँ कहाँ पे बनेगा डार्क फ्रिंज, कहाँ कहाँ पे बनेगा ब्राइट फ्रिंज। ये तो दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सब नोट कर ली। अच्छा, जल्दी नोट करो। उसके बाद में लिखो फ्रिंज विड्थ। पहले जब ये डेरिवेशन था तो आता था ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, और ये सब डेरिवेशन करके बताना होता था। फ्रिंज विड्थ लिखो और उसको बीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं। लिखो सेपरेशन बिटवीन, लिखो द सेपरेशन बिटवीन टू कंजेक्यूटिव या सक्सेसिव, सेपरेशन बिटवीन टू कंजेक्यूटिव और सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। देखो, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का भी डिस्टेंस देख लो, इतना ही आ रहा है, और दो डार्क फ्रिंज के बीच का भी डिस्टेंस इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, और उसको बीटा इक्वल टू कितना होता है याद रखना है, लेमडा कैपिटल D/स्मॉल d। इसका भी फॉर्मूला तुमको याद रखना है। ठीक है, क्या नहीं अभी कराऊंगा, चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लिए सभी। अच्छा, अब फिर से हम आते हैं उसी डायग्राम पे। एक स्लिट को हम ऐसे बना देते हैं, एक स्लिट को ऐसे बना देते हैं, सोर्स को हम यहाँ बना देते हैं, S1 को S2 को हम यहाँ बना देते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं हम स्क्रीन, और ये डिस्टेंस क्या होता है, D होता है। ठीक है, अब इस पे लाइट का इंटेंसिटी कुछ ऐसे वेरी करता है। ऐसे वेरी करता है इंटेंसिटी। यहाँ पे इंटेंसिटी देख रहे हो मैक्सिमम, और यहाँ पे 0, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और ये क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और ये भी क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये है तुम्हारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये है तुम्हारा सेकंड डार्क फ्रिंज, और ये कौन सा है, ब्राइट फ्रिंज, एंड सो ऑन, ऊपर भी लिख लो। ये तुम्हारा क्या है, सेकंड डार्क फ्रिंज, और ये क्या है तुम्हारा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, एंड सो ऑन। ऐसे बनता है, और इसका हमने डायग्राम ऐसे क्यों बनाया, तो अभी मैं बताऊंगा कि इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम में सभी क्या है, वाइट फ्रिंज, वाइट है, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज। हाँ, वाइट लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालना है तो कलर्ड फ्रिंज बन जाएगा, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ, इसमें ये सोर्स होना चाहिए इस तरह से कि जिसका वेवलेंथ एक ही होना चाहिए। अगर मान लो कि डिफरेंट वेवलेंथ हो जाएगा तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तो 2-3 बन जाएगा।
क्या एकदम जितना भी लेजर लाइट है सब मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। जैसे ए लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इस लाइट से करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये से नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, इसमें अगर किसी को डाउट्स हो तो पूछो कि कौन कैसे आया। पोजीशन भी हमने बता दिया, ब्राइट फ्रिंज सेपरेशन बता दिया, ये सब भी हमने बताया, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि 4i नॉट क्या लिखा हुआ है। अब लिखो इंटेंसिटी ऑफ, ये डेरिवेशन है स्कूल के पेपरों में, इसलिए इसको करना है, ठीक है। और इसको जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी टाइप से मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी टाइप से मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आगे जेई के लिए बताऊंगा, एक क्या है स्पेशल केस है, इसमें हम ये जूम करेंगे कि दोनों का विड्थ क्या है, इक्वल है, दोनों स्लिट का विड्थ इक्वल है, तो इससे जो लाइट पास होगा उसका इंटेंसिटी भी क्या होगा, इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो लिखो लिखो एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न लिख लो, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कैसे वैरी करेगा वो हम करा रहे हैं, ठीक है। क्या, अच्छा चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो, वो सब छोड़ो, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा देखो, सपोज करो यहाँ से जो वेव इधर पास किया, y1 इक्वल टू हमने लिख लिया लेट ए, y1 इक्वल टू ए कॉस ले लो ओमेगा टी, और यहाँ से जो लाइट पास हुआ उसको y2 ले लेते हैं, और ये है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कौन फेज में आगे होगा, डेफिनेटली ये फेज में आगे होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे हमको लेना है, ठीक है। तो लिखो लेट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाई, डायग्राम बना लो, प्रोड्यूस्ड बाई स्लिट S1, the displacement produced by slit S1 is given by y1 equal to a cos omega t। एनसीईआरटी में स्मॉल ए लिया हुआ है, हमने भी स्मॉल ए लिया हुआ है, एच.सी. वर्मा में दूसरे वे से किया हुआ है, एच.सी. वर्मा में जनरल कंसेप्ट किया हुआ है कि जैसे अब मैं लिख दूं दोनों का विड्थ डिफरेंट हो जाए तो दोनों से जो लाइट पास करेगा इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं रहेगा, लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हमने इससे जो लाइट पास हुआ इसका इक्वेशन ये है, इससे जो पास हुआ लाइट का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो क्या लिखे, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाई स्लिट S1 इज गिवन बाई दिस y1 इक्वल टू a cos ओमेगा टी एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाई स्लिट S2 is given by this y2 is equal to a cos omega t plus phi, ठीक है, cos omega t plus phi लिखो नीचे। बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेव होगा अलजेब्रिक सम ऑफ टू वेव्स या थ्री वेव्स के इक्वल टू होता है। by principle of superposition the resultant wave, the resultant displacement is given by, क्या, हाँ लाइट ही है, given by y1 प्लस y2, ऐसे कर सकते हैं, दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे, और ये डेरिवेशन है इसलिए इसको अच्छी तरह से करना, ओमेगा टी और ये है तुम्हारा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ ऐसे ही था, ठीक है। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे,
तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos A plus B by 2 dot cos A minus B by 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए 2 कॉस ए प्लस बी बाई ए, तो इसमें हम लिखेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी कर दो, अपॉन में क्या कर दिया 2 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी, अपॉन में क्या कर दिया हमने 2 कर दिया, कुछ नहीं किया हमने। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a कॉस 5 बाई 2 और कॉस ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। चलो पूरे पे क्या? चलो इतना पहले नोट करो, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगाया। अच्छा ये बताओ कि अभी हमने बताया था वेव का इक्वेशन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसमें ये बताया था। तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता था, जो टाइम से इंडिपेंडेंट है वही, तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसमें एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2a। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। चलो इतना लिख लो, लिख लिए। अच्छा बुकलेट में पेज नंबर 9 खोलो, बुकलेट का पेज नंबर 9 खोलो। पेज नंबर 9 खोलो, उसका सी पार्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन है उसका सी पार्ट कर पढ़ो। इन वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। यानी कि इस चैप्टर में इंटेंसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, जो उस दिन मैं किया था, ठीक है। और पार्टिकल नेचर में क्या होता है, पार्टिकल इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो इसमें दिया हुआ है व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, दैट इज पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाइट। तो इसका सी पार्ट का आंसर देख लो, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे इस चैप्टर में वेव में इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू या इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और पार्टिकल पिक्चर की बाद में हम बात करेंगे, इसमें तो एम्पलीट्यूड इतना हो गया। तो अब हम करते हैं इसका इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आई इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू ए कितना हो जाएगा 2a cos स्क्वायर। तो आई इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 4ka स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बता दो यस और नो। अच्छा अभी जो हमने 2 स्लिट बनाया था, इससे जो लाइट पास हो रहा था, इसका इक्वेशन हमने लिखा था y1 इक्वल टू a cos ओमेगा टी। इसमें इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कितना है a है, तो इससे जो लाइट पास होगा उसका इंटेंसिटी मान लो कि I0 है, तो
हम लिख सकते हैं आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स आई नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे भी जो इक्वेशन पास हमने इक्वेशन लिखा था y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा था, तो इससे भी जो लाइट पास हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड सेम है। आओ एकदम ग्रुप पे मैं डालूंगा, कल सवेरे क्लास है, ठीक है। अच्छा सुनो, तो यहाँ इससे भी जो लाइट पास हो रहा है उसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो इससे भी जो लाइट पास होगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा, आई नॉट ही होगा। तो इससे भी जो पास होगा वो आई नॉट ही होगा। तो अब हम के ए स्क्वायर के जगह पे हम आई नॉट पुट कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू ए हो जाएगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो गया, 4 आई नॉट। समझ गए 4 आई नॉट क्या चीज़ है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले इतना नोट कर लो फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऊपर ऊपर, इसीलिए मैं बनाया था अभी ऊपर ऊपर। चलो नोट करो इसको, और ये डेरिवेशन इतना तक करके छोड़ना है, ठीक है। चलो नोट करो क्या तो यहाँ तक डेरिवेशन करके छोड़ देना है, ठीक है, समझ गए। अच्छा इसके बाद में अब हमने कैसे ड्रॉ, इंटेंसिटी को कैसे हमने ड्रॉ किया था, यही ओ पॉइंट यही होता था। इसको ऐसे बनाया नहीं या वैसे बनाए, चलो ऐसे बना देते हैं, ऐसा ही ठीक है। तो नहीं ऐसे नहीं डालना, ऐसे। तो इसमें कुछ ऐसे बनता है, और ये इंटेंसिटी है, और यहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 4 आई नॉट, एंड सो ऑन। ऐसा ही था, ऐसा ही था। और हमने ओ से बनाया था, तो ओ से बुकलेट में बना हुआ है, देखो ओ से वहाँ पे बुकलेट में बना हुआ है, कहाँ पे बनेगा, और आई नॉट ऐसे होता है। अच्छा इस सब का पोजीशन तुम लोग बता दो, तो कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, कहाँ कहाँ पे मिनिमम बनेगा, वो करके बताओ तो। अच्छा देखो फाई क्या है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस क्या होता है, अभी मैं लिखाया था फाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। फाई इक्वल टू हमने लिखाया था के कितना होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूला को भी याद रखना। फाई क्या है, फेज डिफरेंस, और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। अब इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जैसे डायरेक्ट फेज तो नहीं पूछा गया है। जैसे मान लो कि एक हमने ऐसे कर दिया, जैसे 5/2 कर दिया, इस 2 को इधर लाया, तो कितना हो जाएगा π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक और हम लिख सकते हैं 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। इस फार्मूला को भी याद रखना है, इस फार्मूला का भी मैं यूज करूंगा, क्या। अच्छा ठीक है, अभी डेल्टा एक्स का फार्मूला हमने क्या लिखाया था, बताओ डेल्टा एक्स का फार्मूला हमने क्या लिखाया था। सबको हमने बोला था इनबॉक्स करने के लिए, क्या एक्सेल के टर्म में बताओ,
कॉस स्क्वायर पाई बाई लेमडा, बताओ कितना लिखाया था, एक्सएन स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी, एक ये भी फॉर्मूला हो गया। जैसे पूछे पी लिया था तो देखो, वो देखो तो इनबॉक्स कराया था मैंने, एक्सएन का क्या फॉर्मूला लिखाया था। अच्छा वैसे 2D हो गया था। देखो एक्सएन यही डेल्टा एक्स यही लिखाया था। अगर पूछे जैसे इस फॉर्मूला का कहाँ पे यूज करना है, जैसे पूछे कि कोई पॉइंट पी है जहाँ पे पाथ डिफरेंस इतना है, बुकलेट लेकर आए हो तुम लोग, देखो एक क्वेश्चन है इस पे, एक क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट नहीं है, चलो क्वेश्चन पेज नंबर 50 निकालो, पेज नंबर 50। तो जितना इनबॉक्स किया है सभी फार्मूला का यूज करूंगा मैं जब पी बाई क्यू कराऊंगा, तो ये सब फार्मूला याद रखना। देखो पेज नंबर 50 पे गिवन है, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा इज के यूनिट। इंटेंसिटी क्या है, के है, कब, जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई लेमडा है, ठीक है, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना है जहां पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 है। तो देखो इसको कैसे हम यूज करेंगे, गिवन है आई इक्वल टू के, कब, जब डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा, और दूसरा आई इक्वल टू हमको फाइंड करना है कब, जब डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, लेमडा बाई 3 हो जाए, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं हम, इस कंडीशन में पुट करेंगे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4i0 कॉस स्क्वायर पाई बाई लेमडा, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, कॉस पाई कितना होता है, -1, और ये तुम्हारा क्या है, के इक्वल टू है, तो 4i0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कर दिया। अच्छा अब हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है, फिर से जब पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 3 हो जाए, तो 4i0 लिख दो, कॉस स्क्वायर पाई बाई लेमडा इंटू क्या कर देंगे, लेमडा बाई 3 कर देंगे, तो इससे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो 4i0 के जगह पे क्या आया हुआ है, के, आंसर हमको के टर्म में करना है, तो के हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो या उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, के बाई 4 हो जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ पे करेंगे, हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम है, ऐसे है कुछ, जैसे पूछे x इक्वल टू समथिंग पे, x इक्वल टू 5 मिलीमीटर पे इंटेंसिटी बताओ, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करके और डी गिवन रहेगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। और जहाँ फेज डिफरेंस गिवन होगा तो वो फार्मूला लगाएंगे, पाथ डिफरेंस पे ये फार्मूला लगाएंगे, और इसका फार्मूला अगर चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, एसी वर्मा का बुक रखे हो नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन करो तो मैं बोल देता हूँ, तुम लोग लिख लो। मैं बोल देता हूँ, लिखो इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in Young's double slit experiment, slit separation is a small d, slit से screen separation is capital D, wavelength used is lambda, ठीक है। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट वेयर इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ द मैक्सिमम। सेंट्रल पॉइंट से हमको डिस्टेंस निकालना है जो इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ हो जाए, तो समझ गए कि उस पॉइंट को निकालो जहाँ पे इंटेंसिटी सेंट्रल पॉइंट मैक्सिमम का हाफ हो जाए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2i0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे गिवन है i इक्वल टू 2i0 और xn इक्वल टू वाट, पुट करो इसी में,
तो 2I0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई लेमडा XN स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, तो इसको क्या कर दोगे 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 इक्वल टू कॉस XN डी बाई कैपिटल डी। तो ये कितना हो जाएगा π/4 Yes, sir. लेमडा XN डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। इस पाई से पाई को कैंसिल कर दो तो XN इक्वल टू हो जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन में 4D, यानी कि इतना डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हाफ। पूछे 1/3 कहाँ पे हो जाएगा, या दिस तो, या पूछे कि इतना पे, एक क्वेश्चन इसमें भी है कि इसमें दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर पे इंटेंसिटी फाइंड करो, तो एक्सएन की वैल्यू पुट करके फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ लिए सभी कि कैसे कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो और कराएं या रहने दें। तो कल कितने बजे से क्लास है 10 बजे से। ठीक है।